हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का मस्ट डू लेके आई हूँ हिस्ट्री का, जो कि इसमें से मैं आपको चैप्टर नंबर 10 कराने वाली हूँ, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर सारे सेकंड टर्म के चैप्टर्स हैं जो कि इजी तरीके से समझा रखे हैं, और मैं इसी में से आपको 10 चैप्टर करवाऊँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से जा सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। तो हम आपका ये चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। देहात का मतलब आप जानते ही है, देहात मीन्स गाँव वाँव होता है, तो उसी के बारे में बता रखा है देहात के बारे में। चार्ल्स कर्नवाली ने बंगाल में इस्तेमरारी या स्थायी बंदोबस्त या जमींदार प्रणाली की स्थापना 1793 में की। अब इसमें क्या कहा गया, ये एक अंग्रेज था, इसने क्या करा, बंगाल में इस्तेमरारी और स्थायी बंदोबस्त या जमींदार प्रणाली, ये तीन जो नाम है ये इनका मतलब एक ही है। तो इसकी जो स्थापना थी इन्होंने की बंगाल में 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्न कदम उठाए। अब इसमें बताया गया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जा रही थी इंडिया पे, तो अब इसमें क्या बताया गया है, यहाँ के जो जमींदार थे, इंडिया के जो जमींदार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी शक्तियों को कैसे अपने अंडर कर लिया, इसके बारे में बताया गया है। अब क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियाँ समाप्त कर दी गई। अब क्या है, जो जमींदार जो लोग थे उनकी जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उनको समाप्त कर दी गई। जमींदार जो लोग थे वो काफ़ी पैसे वाले हुआ करते थे, इनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, तो ये अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे, सेनाएँ रखते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, इनकी जो सेना थी उनकी टुकड़ियों को समाप्त कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। सेकंड है हमारा, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय पुलिस की शक्ति भी छीन ली गई। जमींदारों की कचहरी को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। अब मैंने आपके चारों पॉइंट पढ़ दिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं हम। जमींदार प्राय समय पर राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, इसके निम्न कारण थे। अब इसमें क्या बताया कि जो जमींदार जो थे वो अपने मतलब समय पर राजस्व का भुगतान क्यों नहीं कर पाते थे, इसके कारण बताए गए हैं। तो अब इसमें बताना है कि इसका कारण क्या था कि वो अपना कर टाइम पे क्यों नहीं दे पाते थे। तो इसमें फर्स्ट बताया गया, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी। उनकी जो मांगें थी अंग्रेज़ों लोगों की, तो उनकी वो जो मांगें बहुत ऊंची थी, जिस कारण वो भुगतान नहीं दे पाते थे समय पर। दूसरा है, स्थायी बंदोबस्त की यह व्यवस्था 1790 के दशक में लागू की गई, जब कृषि की उपज की कीमत नीची थी। अब इसमें क्या कहा गया है, ये जो इस्तेमारी बंदोबस्त जो थी इन्होंने क्या करा, 1790 के दशक में लागू कर दी थी, जब क्या था, जो कृषि जो थी उसकी उपज काफ़ी नीची थी, मतलब कम थी, जिस कारण जो किसान थे वो जमींदारों को भुगतान नहीं दे पा रहे थे, और फिर उसके बाद जो जमींदार थे वो अंग्रेज़ों को नहीं दे पा रहे थे, तो ये भी एक कारण था। तीसरा पॉइंट है हमारा, उनकी शक्ति राजस्व एकत्र करने व उनके प्रबंधन तक ही सीमित थी। अब इसके आगे हम आते हैं, राजस्व का समय भुगतान न करने पर सूर्यास्त विधि के अनुसार जमींदारों की ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी, जिससे बचने के लिए वे निम्न तरीके अपनाते थे। अब इसमें क्या कहा गया है, जो जमींदार जो हुआ करते थे, सूर्यास्त विधि एक थी, इसका मतलब क्या था कि जो सूर्यास्त होने से पहले कर आ जाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद जो कर की जो जैसे उसका ना टैक्स बढ़ जाया करता था। अब इसमें क्या कहा गया है, इसी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या कहा गया है, जैसे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ ने कहा कि ना कि वो पैसे मांगते थे और कहते थे कि अगर सूर्यास्त से पहले आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद उसके आपको ज़्यादा रकम देनी होगी। तो इस कारण क्या होता था कि जो जमींदार जो हुआ करते थे, ये अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए वो निम्न कदम उठाते थे, तरीके अपनाते थे। तो पहला ये था, जमींदारों को घर की महिलाओं के नाम कर दिया जाता था। जो जमींदारी जो होती थी उनकी, वो उनकी महिलाओं के नाम कर दी जाती थी, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जो ये लोग ना महिलाओं के नाम की जो ज़मीनों को अपने अंडर नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए क्या करते, जमींदार लोग क्या करते थे, अपनी ज़मीनों को अपनी पुत्री या फिर अपनी पत्नी के नाम कर देते थे। नेक्स्ट है हमारा, अपने एजेंटों के माध्यम से नीलामी में जोड़ तोड़ किया करते थे। पुराने जमींदार के नए जमींदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, या पुराने
रैयत भारी लोगों को यानी नए खरीदारों के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। इस प्रकार नए खरीदार को ज़मीन का कब्जा ही नहीं मिल पाता था। अब इसमें क्या कहा गया है, जो मतलब जब ज़मीन की नीलामी होती थी, जो ज़मींदार होता था वो ज़मीन को खरीद लेता था, तो जो पुराने ज़मींदार जो होते थे वो क्या करते थे कि जो नए ज़मींदार को अपने ज़मीन तक आने नहीं देते थे, उनको मार पीट के भगा दिया करते थे और उनको उस ज़मीन पर कब्जा ही नहीं करने देते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे तथा बाद में खरीदने में इनकार कर देते थे। अब ये क्या करते थे, रैयत लोग जो होते थे वो क्या करते थे, जानबूझकर ऊंची बोली लगाते थे और बाद में खरीदने से इनकार कर देते थे। इस प्रकार ये सरकार का टाइम वेस्ट किया करते थे। अब है हमारा जोतदार। अब हमें जोतदार के बारे में बताना। धनी किसान होते थे, ये जो जोतदार होते थे ये धनी किसान हुआ करते थे, जो जमींदारों का विरोध करते थे। जमींदारों की तुलना में जोतदारों का ग्रामीण किसानों पर अधिक प्रभाव होता था। पांचवी रिपोर्ट। अब हमें ये बताना पांचवी रिपोर्ट के बारे में। 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। ये जो पांचवी रिपोर्ट थी 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज के तरीकों की निंदा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ी के जंगलों में रहते थे। ये जो राजमहल जो होते थे पहाड़ियों के जंगल में रहते थे और ये झूम खेती करते थे और ये संग्रह करते थे। पूरे प्रदेश को वह अपनी निजी भूमि मानते थे। ये क्या करते थे, जो पूरे प्रदेश को ये अपनी भूमि मानते थे, अपनी निजी। अब नेक्स्ट है हमारा पहाड़ियाँ और स्थानीय लोगों में प्राय संघर्ष होता था। अभी जो पहाड़ी लोग होते थे और स्थानीय लोग जो होते थे इनमें हमेशा संघर्ष होता रहता था और वे गाँव पर हमला करते रहते थे और ये एक दूसरे के गाँव पर भी हमला करते रहते थे। अंग्रेजों ने उनका क्रूरता से दमन करने का प्रयास किया, किंतु वे पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज कलेक्टर पहाड़ी लोगों के सरदार को शांति बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन दिया करते थे। 1780 के आसपास संथाल आदिवासियों को अंग्रेज बंगाल में बसाने लगे और संथालों के इलाके को दामिने को कहा जाता था। अभी क्या हुआ, जो 1780 के आसपास क्या हुआ, संथाल आदिवासी जो लोग थे अंग्रेजों ने बंगालों में इन्हें बसाने लगे और इनके जो इलाके हुआ करते थे उनको कहा जाता दामिने को। पहाड़ियाँ और संथालों के बीच संघर्ष को कुदाल और हल का संघर्ष कहा जाता था। अब इसमें हम पढ़ेंगे बुकानन के बारे में। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र का संरक्षण किया था। अब ये जो बुकानन था इन्होंने क्या करा, जो पहाड़ी पे जो लोग रहा करते थे उनके क्षेत्र में जाकर उनका संरक्षण किया था। 1855 और 56 में संथालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिंधु मांझी संथाल विद्रोह का नेता था। अब इसमें क्या कहा गया, ये जो सिंधु मांझी जो संथाल था, ये विद्रोह जो हो रहा था ये उनका एक नेता था। संथालों के विद्रोह के कारण थे, संथाल जो विद्रोह कर रहे थे उसके कारण थे संथालों की ज़मीन पर सरकार द्वारा भारी कर लगाना। पहला कारण ये था, संथालों द्वारा लिए गए कर्ज पर ऊंची ब्याज पर वसूलना। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण है इसमें कर्ज अदा न करने की स्थिति में ज़मीन पर कब्जा कर लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया आपको कुछ भी समझ में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती थे। क्योंकि अब इसमें बताना है जो ग्रामीण जो बंगाल थे उसमें जो जोतदार जो लोग थे वो कैसे ताकतवर बन रहे थे, कैसे उनकी ताकतवर हस्ती थी। अब इसके बारे में हमें बताना क्यों। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष तक उनके पास ज़मीनों के बड़े बड़े क्षेत्र थे। इनमें से कई तो 1000 एकड़ तक फैली हुई थी। स्थानीय व्यापार और साहूकार के व्यापार पर भी इनका नियंत्रण था। ये जो साहूकार जो थे और ये जो स्थानीय जो थे इन पर भी ना नियंत्रण था जोतदारों का। इस प्रकार उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर भी व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। जोतदारों की जमीन का बड़ा भाग बटाईदारों द्वारा जोता जाता था। अब इसमें क्या कहा गया, जो जोतदार जो लोग थे इनके जो ज़मीन थी इनका जो बड़ा भाग जो आता इनके ऊपर क्या होता था कि जो बटाईदार जो लोग होते थे इनके द्वारा जोताई की जाती थी। मतलब
फसल उगाई जाती थी। अब आगे हमारा वे जोतदारों को फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा देते थे। अब आगे हमारा गांव में रहने के कारण जोतदारों ग्रामीण वासियों पर सीधा नियंत्रण रखते थे, जबकि जमींदार शहरों में रहते थे। अब इसमें क्या कहा गया है, जो जोतदार जो थे ये जो गांव वालों के नज़दीक ही रहा करते थे और जो जमींदार जो लोग थे वो शहरों में रहा करते थे, जिस वजह से जो ये क्या है, जो किसान लोग थे जोतदार से ज़्यादा अटैच नहीं थे और ये जोतदारों से ज़्यादा अटैच थे और जो जमींदार लोग थे उनसे ज़्यादा अटैच नहीं थे। अब नेक्स्ट है हमारा जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने विरोध करते थे। अब इसमें क्या है, जो जोतदार जो लोग थे, जो जमींदार जो गांव में आते थे और जो मतलब लगान जो था वो बढ़ा देते थे, तो जो जोतदार जो क्या करते थे उनका विरोध करते थे तथा जमींदारी अधिकारियों को अपना कर्तव्य करने का पालन करने से रोकते थे। अब क्या कहा गया, जो जमींदार जो लोग थे वो अपना पालन किया करते थे, अपना कर्तव्य किया करते थे। जो अंग्रेज लोगों ने उन्हें कहा था कि आप मतलब किसान लोगों से कर इकट्ठा करोगे और हमें दोगे, तो ये जो जोतदार हुआ करते थे ये जमींदारों को इनका कर्तव्य इन्हें ठीक से नहीं करने देते थे, इनका पालन नहीं करने दिया करते थे, इनको रोकते थे। अब नेक्स्ट हमारा अपने उपज ऊपर निर्भर रैयत को अपने पक्ष में वे जोतदार एकजुट रखते थे। अब इसमें क्या कहा है, जो रैयत लोग थे और जो जोतदार लोग थे ये एकजुट होकर रहा करते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करते थे। और ये जो लोग थे ये जो जमींदारों को जानबूझ के ना मतलब भुगतान देने में देरी क्या करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जमींदारी नीलाम हो जाती थी। अब मतलब क्या होता था, ये लोग जानबूझकर भुगतान नहीं देते थे और जो जमींदार जो लोग थे इनकी घरों की नीलामी हो जाती थी और जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। अब क्या कहा गया, जो उनकी जो नीलामी हुआ करती थी, जो जोतदार होते थे वो उनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। इस प्रकार उत्तरी बंगाल में जोतदार जमींदारों से भी अधिक शक्तिशाली थे। आई होप जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाया आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर ना आया आपको तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हाल और कुदाल की लड़ाई बहुत लंबी चली। अभी मैंने आपको बताया था हाल और कुदाल की लड़ाई किसे कहा गया है, पहाड़ी और संथाल लोग जो थे उनके संघर्ष को कहा गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों के जंगल को साफ करवाना प्रारंभ किया, क्योंकि वह वहाँ खेती करवाकर अपने राज्य से वृद्धि करना चाहते थे। अब क्या इसमें बताया गया है, जो यहाँ पे जो राजमहल पहाड़ी के जो जंगल थे उनको क्या करवाया गया, इनको काट पीट के सफा कराया गया, क्योंकि क्या कर रहे थे, वहाँ पे ये खेती कर रहे थे और अपने राजस्व में वृद्धि कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेज जंगल इसीलिए भी सफा करवाना चाहते थे क्योंकि वे वनवासियों को असभ्य, क्रूर और बर्बर और उपद्रवी मानते थे, जिस कारण ये भी एक कारण था जिस कारण ये जंगल को साफ कराना चाह रहे थे। नेक्स्ट हमारा 70 के दशक में अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़ी लोगों को निर्मूल कर देने की नीति अपनाई और बाद में पहाड़ियों मुखियों को वार्षिक भत्ता देकर अपने व्यक्तियों चाल चलन ठीक करने का उत्तरदायित्व सौंपा, परंतु इसमें उन्हें पर्याप्त असफलता नहीं मिल पाई। नेक्स्ट है, इन परिस्थितियों में पहाड़िया लोगों ने अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से बचने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई जारी रखी और पहाड़ों के भीतर भागों में चले गए और वे प्रत्येक गोरे व्यक्ति को अपना दुश्मन मानने लगे। अब इन्होंने क्या करा, जैसे जब लड़ाई हो रही थी ये क्या करे थे, ये पहाड़ी में और भी अंदर चले गए और जितने भी अंग्रेज लोग थे उनको अपना दुश्मन मानने लगे। अब नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी के तराई में संथाल आदिवासियों को बसाना प्रारंभ कर दिया। संथाल लोगों का आगमन पहाड़िया लोगों के लिए नए खतरे का संकेत था। संथाल लोग वहाँ के जंगल का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए और चावल तथा कपास उगाते हुए इन इलाकों में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे।
अब क्या कहा गया, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो ये इमारती जो लकड़ियों को काटते हुए, ज़मीन जोतते हुए, चावल कपास उगाते हुए क्या कर रहे थे, ये धीरे धीरे ना और जंगल में घुसते चले जा रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि संथालों ने नीची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, इसीलिए पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में और पीछे की ओर हटाना पड़ा। नेक्स्ट है, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे, जो पहाड़ी पे जो लोग रहा करते थे वो झूम खेती करते थे और इसके लिए वे कुदाल का प्रयोग करते थे। अभी झूम खेती करते तो इसके लिए ना ये कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए कुदाल को पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। ये जो कुदाल जो है ये पहाड़ी जो लोग हैं उनके जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसके विपरीत संथाल खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे, अतः हल को उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब ये जो पहाड़ी लोग जो थे इनका जो प्रतीक था कुदाल, और ये जो संथाल जो लोग थे ये खेती में जो प्रयोग करते थे हल, इसीलिए जो उसकी जो लड़ाई थी इसको कहा गया है कुदाल और हल की लड़ाई कहा गया है। इसीलिए पहाड़ी लोगों और संथालों के मध्य की लड़ाई कुदाल और हल की लड़ाई थी, जो काफ़ी लंबे समय तक चली। दामीने को अभी मैंने आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट में अभी जो मैंने अभी आपको करवाए थे जो उसमें मैंने आपको बताया था दामीने को और किसे कहा जाता है, तो जो आदिवासी लोग जो थे जो जहाँ पे वो रहते थे उनकी जगह को कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 1780 के दशक के आसपास अंग्रेज़ों ने राजमहल पहाड़ियों की तलहटी में स्थायी कृषि कराने का निर्णय लिया। जब वे पहाड़ी लोगों को झूम खेती छोड़कर स्थायी जीवन जीने के लिए समझाने में असफल रहे तो उन्होंने संथालों को ज़मीन देकर जहां राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। 1832 तक जमीन के एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीने कोर के रूप में सीमांकित कर दिया गया। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया। संथालों को इस दामीने कोर के इलाके के भीतर ही रहना था और हल चलाकर खेती करनी थी और स्थायी किसान बनना था। अब इसमें क्या कहा गया, ये जो आदिवासी जो लोग थे ये झूम खेती करते थे और ना क्या कहते अंग्रेज़ों ने क्या कहा, आप लोग ना स्थायी जीवन जीने के लिए इन्हें ना बोला गया, तो इन्होंने ना मना कर दिया कि हमें नहीं जीना स्थायी जीवन। तो फिर उनके बाद क्या करा, संथालों को ज़मीन देकर राजमहल की जो वहाँ पे तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया। फिर उसके बाद क्या कहा गया, 1832 तक फिर जो ज़मीन जो इनकी दी गई थी, इनको काफ़ी बड़े पैमाने पर इनको ज़मीन दी गई थी। जिस ज़मीन में ये रह रहे थे उनको दामीने कोह कहा गया और इस ज़मीन को संथालों की ज़मीन घोषित कर दी गई और इनको इसी के भीतर ही रहना था और हल चलाकर इनको खेती करनी थी और स्थायी किसान बना दिया गया इन्हें। अब नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ी लोग मैदानों में रहने वाले किसानों पर आक्रमण करते थे। अब इसमें क्या किया गया, जो पहाड़ी लोग जो थे मैदान में जो लोग रहा करते थे उन पर आक्रमण करते थे किसानों पर। ऐसा क्यों करते थे? पहाड़ी लोग द्वारा मैदानों पर आक्रमण विशेष रूप से अभाव या अकाल के वर्ष में अपने आप को जीवित रखने के लिए किए जाते थे। अब इसमें क्या कहा गया, जो पहाड़ी लोग जो थे उनके द्वारा जो मैदान में जो आक्रमण किया जाता था वो इसीलिए किया जाता था क्योंकि जो अकाल पड़ जाता था, उनके पास खाने पीने की भी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए उनके ऊपर आक्रमण करते थे और अपने जीवित रहने के लिए कुछ उनसे खाने पीने की अपना जुगाड़ करते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके अतिरिक्त यह आक्रमण मैदानों में बसे हुए समुदायों पर अपनी शक्ति दिखाने का भी एक तरीका था। आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या लिखा गया है। यह आक्रमण पहाड़ी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर उन पहाड़ी मुखियाओं पर को नियमित रूप से खराज देकर उनसे शांति खरीदनी पड़ती थी। अब इसमें क्या कहा गया, ये क्या करते थे, मुखिया जो लोग हुआ करते थे ये क्या करते थे, उनको खिराज देते थे, मतलब उनको पैसे ऐसे मतलब खाने पीने की चीज़ दिया करते थे और शांति बनाए रखने के लिए कहा करते थे। व्यापारी लोग भी उन पहाड़ी लोगों द्वारा नियंत्रित रास्तों का प्रयोग करने के लिए उन्हें कुछ पत्थर दिया करते थे। जब ऐसा पत्थर पहाड़िया मुखियाओं को मिल जाता था तो वह व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह आश्वासन देते थे कि अब कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बुकानन की भारत यात्रा का
वास्तविक उद्देश्य, मतलब इसमें बताया गया जो बुकानन था वो भारत पर जो उसने यात्रा की उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। बुकानन ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। इसमें क्या कहा गया, जो बुकानन जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका ये एक कर्मचारी था। उसकी यात्रा केवल भू उद्देश्यों से, प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। मतलब क्या कहा गया है कि उसने जो इसका जो सर्वेक्षण किया, उसकी जो भूमि की जो यात्रा की वो एक खोज ही नहीं थी, मतलब उसे पसंद भी था ये कार्य करना। वह नक्शा नवीशों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वालों, कुरियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। इसमें आपको सारा बुकानन के बारे में बताया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इसका, उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। वो जहाँ भी जाता था, सर्वेक्षण करता था, उसका जो खर्च थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता था। बुकानन को स्पष्ट रूप से हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। मतलब इसमें क्या कहा गया, जो अंग्रेज लोग थे उसको मतलब बता दे करते थे कि आपको क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। उसके अतिरिक्त आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ना देखना है, ना खोजना है। इसका प्रकार बुकानन की यात्रा का वास्तविक उद्देश्य कंपनी के वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करना था। ये जो है कि जो इसमें क्या है जी, कंपनी जो थी उसके उद्देश्य को पूरा करना था बुकानन को, इसमें ये बताया गया। इसलिए बुकानन ने पत्थरों तथा चट्टानों और भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। इसलिए उसने क्या करा, जितनी भी चट्टानें थी, भूमि थी, स्तर थी, सभी को उन्हें अच्छे से देखा, क्योंकि वो अपनी मतलब कंपनी का उद्देश्य पूरा कर सके। और नेक्स्ट है इसमें, उसने लौह खनिज और आवर्क, ग्रेनाइट तथा साल्टपीटर से संबंधित स्थानों का पता लगाया। बुकानन ने सावधानीपूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का निरीक्षण भी किया। अब इसमें जो है बुकानन वाले में, इसमें इसकी सारी भूमिकाएं बताई है, इसके बारे में बताया गया है कि इसने क्या क्या किया, इसने कंपनी के लिए क्या क्या किया गया, इसके द्वारा खोजा गया लोहा, सब कुछ इसमें बताया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये जो पॉइंट है आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा एक बार और। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पांचवी रिपोर्ट जो है। पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना की स्वीकार नहीं किया जा सकता था। अब इसमें क्या कहा गया, अब जो पांचवी रिपोर्ट थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पांचवी रिपोर्ट थी इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके विपरीत मतलब उसके बारे में बताया गया था, इसकी अवहेलना की गई थी इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर, तो इसी के बारे में बताया गया है। अच्छे से देखिए इसको। अब इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको अच्छे से पढ़ के बताऊंगी। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। अब ये जो हमारी पांचवी रिपोर्ट जो थी ये 1813 में ब्रिटिश में संसद में पेश की गई थी। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। इसमें क्या कहा गया, जो ईस्ट इंडिया का जो कार्य था उसके बारे में इसमें बताया गया था इस पांचवी रिपोर्ट में, कि वो कैसे कार्य करते थे, किस प्रकार कार्य करते थे। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे, जिसमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टाओं के थे, जिनमें जमींदारों और रियायतों के प्रार्थना पत्र, विभिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित संख्यात्मक तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां सम्मिलित थी। इसमें क्या कहा गया, जो रियायतवार जो थे, जमींदार जो लोग थे, इन सब की जो प्रार्थनाएं थी इस पांचवी रिपोर्ट में, कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, ये वो इनके बारे में बुराइयां लिखी थी इन्होंने प्रार्थना पत्र में, तो इसमें यही बताया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा 1760 के दशक में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन की स्थापना के पश्चात इंग्लैंड में कंपनी के कार्य की आलोचना शुरू हो गई थी। कुछ वर्ग कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार का विरोध करते थे।
अब नेक्स्ट, इंग्लैंड में रहने वाले बहुत से व्यापारी और राजनीतिक लोग इस बात से जलते थे कि बंगाल विजय का सारा लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। वे इस लाभ से अपनी भागीदारी भी चाहते थे। ये जो इसमें बताया गया है, जो बंगाल जो था, ये क्या था, यहाँ पे हर सुविधाएं थी, यहाँ पे हर प्रकार की वस्तुएं थी। तो इसमें क्या कहा गया है, ये जो बंगाल विजय का सारा लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है। इसमें ये कहा गया है वे लाभ से अपनी भागीदारी ही चाहते हैं। ईस्ट इंडिया क्या चाहती है, इस लाभ से अपनी ही भागीदारी चाहती है, ये इसमें कहा गया है। जो इंग्लैंड है ये लोग कह रहे हैं। इन कारणों के फलस्वरूप 18वीं सदी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए, जिनके अंतर्गत कंपनी को वाध्य किया गया कि वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे। अब इसमें क्या कहा गया, ये जो 18वीं सदी जो थी उसके अंतिम दशकों में कई अधिनियम पारित किए गए और इसमें कहा गया कि जो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट भेजे, इसमें ये कहा गया था। अब इसमें 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो एक प्रवर सम्मिलित द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के कामकाज का ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई। अब क्या कहा गया है, ये जो वेस्ट इंडिया जो कंपनी थी, अब जिस प्रकार ये भारत में कार्य करती थी या बंगाल में कार्य करती थी, अब इस क्या हुआ, जो कंपनी के जो कामकाज थे इस पर जो ब्रिटिश संसद में चर्चा होती थी, इस रिपोर्ट पर 5वीं रिपोर्ट पर चर्चा हुई। अब इस आगे क्या है, इसमें 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे ग्रामीण बंगाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु इस रिपोर्ट को पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसको लिखने वाले पक्षपात रहित नहीं थे। वह कंपनी के कार्य के आलोचक थे। वह कंपनी की शक्ति को नियमित और नियंत्रित करना चाहते थे। अतः इस रिपोर्ट को बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। व्यवहार में जमींदारों का पतन बहुत कम हुआ था, क्योंकि जमींदार किसी न किसी प्रकार से अपनी जमींदारी बचाने में सफल हो जाते थे। जमींदारी की नीलामी होती थी, परंतु जमींदार नए नए तरीके अपनाकर अपनी जमींदारियां बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में ही विस्थापित होते थे। अब ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके नहीं आ रहे हैं। ये देख लीजिए ज़रा, आपको नहीं पता हो सेकंड टर्म में आपका सिलेबस तो आप देख लीजिए। सेकंड टर्म का क्या, ये मतलब ये बुक के जो है हमारी, इसमें से ये चैप्टर्स नहीं आएंगे। और ये जो मैंने अभी जो आपको ये 5वीं रिपोर्ट कराई है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, 101% ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो अभी जो हमारे प्री बोर्ड हुए थे, जो 12th क्लास के जो प्री बोर्ड हुए थे, उसमें ये जो बुकानन वाला पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से इस बार आपसे 5वीं रिपोर्ट ज़रूर पूछी जाएगी। आप इसको अच्छे से एक एक लाइन जो मैंने आपको समझाया पढ़ाया, उसको अच्छे से एक बार फिर से रिपीट करके पढ़ लीजिएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 10 था, जो कि ये समाप्त हो गया है। हमने आपको अच्छे से पूरा इसमें बता दिया है, एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से आपको इसमें कवर किया है। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। या आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो को आप अच्छे से देख पाए और आप तक पहुँच पाए मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।